हेलो एवरीवन, बलराम कृष्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं करणदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम लोग वस्तु विभेद कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे। वस्तु विभेद को हम लोग सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना। यदि एक उत्पादक किसी दूसरे उत्पादक से अपनी वस्तु को अलग करता है तो इसको कहेंगे कि वह वस्तु को विभेदित कर रहा है, अर्थात वस्तु विभेद की प्रक्रिया को कर रहा है। वस्तु विभेद में एक उत्पादक दूसरे उत्पादक से गुणवत्ता के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, कच्चे माल के प्रयोग के आधार पर विभेदीकृत करता है, जो एक उपभोक्ता को यह ठोस आधार देती है कि वह एक की बजाय किसी दूसरे उत्पादक की वस्तु का चयन कर सकें। वस्तु विभेद में वस्तु समरूप ना होकर निकट स्थापन वस्तु होती है। निकट स्थापन वस्तु का मतलब होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट, और वह होमोजीनियस नहीं होती बल्कि क्लोज सब्स्टिट्यूट होती है। उदाहरण के लिए हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जो गर्मी के सीज़न में सीलिंग फैन लगाना चाहता है, वह उसकी जगह वॉल माउंट पंखे का इस्तेमाल करे। सीलिंग फैन अपने जैसे सीलिंग फैन से समरूप है और वॉल माउंट है वो समरूप ना होकर निकट स्थापन वस्तु है कि वह उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट तो करता है, परंतु जैसा कि सीलिंग फैन होगा वह वैसा नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण हम लोग ले सकते हैं कि एक व्यक्ति पेप्सी पीना चाहता है परंतु वह उसकी जगह थम्स अप का इस्तेमाल करे। थम्स अप पेप्सी का निकट प्रतिस्थापन है परंतु नहीं है समरूप वस्तु। फिर अब हम लोग समझ लेते हैं कि वस्तु विभेद की विशेषताएं अर्थात एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो पहली एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि समरूप वस्तुओं का अभाव। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, वस्तु विभेद में समरूप वस्तुओं का अभाव होता है। समरूप वस्तुएं एक जैसी वस्तुएं होती हैं कि दो उत्पादक एक जैसी उत्पादन करें, लेकिन यहाँ पर समरूप वस्तुओं का अभाव होगा। आपको वस्तुएं मिलेंगी परंतु एक जैसी नहीं मिलेंगी, वह अलग होंगी। तो दूसरी विशेषता इसकी ये है कि निकट स्थापन वस्तुओं की अधिकता होगी। निकट स्थापन वस्तुओं से अभिप्राय है कि उसकी वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, वो उस वैसी ही संतुष्टि आपकी आवश्यकता को संतुष्ट अवश्य कर देंगी, लेकिन वह पहले उत्पाद जैसी एकदम वस्तु वो नहीं होगी। तीसरी विशेषता है कि जो विभेद है वह कृत्रिम और वास्तविक हो सकता है। कृत्रिम विभेद उत्पादक विज्ञापन से उत्पन्न करता है और वास्तविक विभेद वस्तु की गुणवत्ता, कच्चे माल के प्रयोग, प्रक्रिया आदि से हो सकता है। चौथी विशेषता है कि वस्तु विभेद का जो उद्देश्य होता है वह लाभ को अधिकतम करना होता है। एक उत्पादक इसीलिए वस्तु विभेद करता है कि वह अपने उत्पाद का अधिक मूल्य लोगों से वसूल कर सके और अपने लाभ को अधिकतम कर सके। कोई भी उत्पादक इसीलिए बाजार में आता है कि वह अधिक लाभ प्राप्त करे, वह श्रेष्ठ उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आए। पांचवी विशेषता है कि यह औसत लागत जो एवरेज कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर देता है, अर्थात उसमें वृद्धि का कारण बनता है। कृत्रिम होने के कारण यहाँ पर विक्रय लागतें हमको देनी पड़ती हैं या आफ्टर सेल सर्विसेज इत्यादि हमको करना पड़ता है, तो इससे हमारी जो औसत लागत होती है एक उत्पाद के लिए वो बढ़ जाती है। परंतु छठी विशेषता एक उत्पादक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि यह अधिक कीमत वसूलने का आधार आपको दे सकती है, क्योंकि लोग कभी कभी वस्तु को अपने स्टेटस के साथ, अपनी जीवन पद्धति के साथ जोड़कर देख लेते हैं तो वह उस उत्पाद की अधिक कीमत देने को भी तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वस्तु विभेद के प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला इसका प्रकार है क्षैतिज विभेद अर्थात हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर विभेदन का जो मूल्यांकन है उसका कोई आधार नहीं होता है कि हम लोग विभेद का मूल्यांकन नहीं कर सकते। हम लोग उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि दो
जो पेयजल, बोतल बंद पेयजल है उसके उत्पादक हैं, ठीक वो एक ही जैसे पानी का इस प्रयोग कर रहे हैं, और ग्राहक दो उत्पादक से अलग अलग खरीदता है, दो समय अंतरालों पर। एक बार एक उत्पादक का खरीदता है जो उत्पादक ए का उत्पाद है, और दूसरी बार दूसरे समय अंतराल पर उत्पादक बी का खरीदता है। परंतु वह दोनों जो पेयजल हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। तो यहाँ पर दोनों के मध्य मूल्यांकन जब संभव ना हो, दो उत्पादों के मध्य मूल्यांकन जब संभव ना हो, तो उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज अर्थात हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन। फिर दूसरा जो है वह है ऊर्ध्वाधर विभेद अर्थात वर्टिकल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर गुणवत्ता के आधार पर हम लोग विभेद कर सकते हैं कि एक उत्पादक ए वस्तु का जो उत्पादन कर रहा है वह दूसरे उत्पादक वस्तु बी से गुणवत्ता में अलग है। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि यदि हम लोग सैमसंग का मोबाइल इस्तेमाल करें और उसकी जगह किसी अन्य कंपनी का इस्तेमाल करें, तो हम लोग कह सकते हैं कि वह एक वस्तु दूसरी वस्तु से गुणवत्ता में अलग है, कि गुणवत्ता जो सैमसंग की है वह दूसरे किसी लोकल प्रोडक्ट से अच्छी है। तीसरा जो सामान्य विभेद के नाम से जानते हैं या मिश्रित विभेद के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, सिंपल और मिक्स्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर डिफरेंशिएशन के विभेद के बहुत से आधार होते हैं कि आप लोग बहुत से आधारों पर एक वस्तु को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो मूल, गुणवत्ता, विश्वसनीयता, विशेषताएं, दिखावट आदि हो सकते हैं। बहुत से आधार जब किसी वस्तु में विभेद का कारण बने तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वह सामान्य या मिश्रित विभेद है। अब हम लोग वस्तु विभेद के आधारों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो वस्तु विभेद का आधार बनता है वह, क्योंकि भारत एक प्राइस बेस मार्केट है, मूल्य आधारित बाजार है, यहाँ पर प्राइस की बड़ी चर्चा होती है, किसी भी उत्पाद के लिए प्राइस की बड़ी चर्चा होती है। तो हम लोग पहला आधार यहाँ पर मानते हैं कि मूल्य आधार है, कि एक उत्पादक दूसरे से मूल्य कितना अधिक या कितना ज़्यादा कम रखता है। यदि मूल्य अधिक है तो उत्पादक मूल्य के आधार पर अपने आप को विभेदीकृत कर सकता है कि मेरा उत्पाद उससे सस्ता है या महंगा है। ज़्यादातर बाज़ारों में हम लोग इसी विभेद को देखते हैं, मूल्य आधार पर विभेद होता है। फिर दूसरा जो ज़्यादातर दिखाई देता है वह गुणवत्ता होती है या कार्यक्षमता होती है, क्वालिटी और वर्क एफिशिएंसी जिसके हम लोग कहते हैं, कि एक उत्पाद दूसरे से गुणवत्ता व कार्यक्षमता में कैसा है, कम है या अधिक है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, एक आप लोग एप्पल का फ़ोन ले लीजिए और एक कोई लोकल फ़ोन ले लीजिए, तो इसको हम लोग गुणवत्ता के आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर होता है विश्वसनीयता, कि वह कितना विश्वसनीय है, कि टोटल नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स उसको किस प्रकार से यूज कर रहे हैं, जो ओवरऑल उसका जो एक रिज़ल्ट निकल के आता है कि वो कितना विश्वसनीय है, कि उसको किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर चौथी है कि उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, वह किस प्रकार से किन किन आधारों पर आपको संतुष्टि प्रदान कर सकता है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि 2-in-1 प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वह विशेषताएं हो सकती हैं कि एक उत्पाद यह भी कर सकता है और दूसरा भी कर सकता है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया उदाहरण है मिक्सर, ग्राइंडर और जूसर का। यह विशेषताओं के आधार पर डिफरेंशिएट करता है। फिर जो आता है जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक संरचना और या दिखावट यानी कि फिजिकल एम्बियंस, इसका भी आधार बनता है कि एक उत्पाद दूसरे से दिखने में और किस प्रकार अलग है। फिर तीसरा है भौगोलिक स्थितियाँ। भौगोलिक स्थितियों को ट्रेडिशनल मार्केट में बड़ा इस्तेमाल किया जाता है कि एक उत्पादक बताता है कि मैं भौगोलिक स्थितियों का लाभ उठाता है, कि जिस प्रकार उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि पेठा पूरे राष्ट्र में बनता है, परंतु आगरे का पेठा जब कह के बेचा जाता है तो वह भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल किया जाता है। फिर विक्रय उपरांत सेवाओं के आधार पर किया जा सकता है कि विक्रय उपरांत सेवाएँ किस प्रकार की एक उत्पादक दे रहा है और दूसरा उत्पादक वह विक्रय उपरांत सेवाएं सामान्य दे रहा है या एक जैसी दे रहा है या नहीं। फिर उत्पादन प्रक्रिया एक आधार बनता है कि हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया के आधार पर
एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग कर सकें। एक उदाहरण इसके लिए ले सकते हैं कि मैंने बहुत पहले एक विज्ञापन देखा था जिसमें बासमती राइस का उदाहरण विज्ञापन था। तो वहाँ पर उत्पादक बता रहा था कि जो ये बासमती राइस है वह 2 साल पुराने चावल का है। तो यहाँ पर वो उत्पादन की प्रक्रिया पर अपने आप को दूसरों से अलग कर रहा था कि दूसरों के चावल हो सकते हैं ताज़े चावल हों, परंतु जो हमारा बासमती राइस है वह 2 साल पुराने धान का बना हुआ है। फिर अब हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक उत्पादक इतना कुछ कर रहा है, इतने आधारों पर डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो उसको उसके लाभ क्या होंगे। तो अब हम लोग लाभों पर चर्चा करते हैं। तो पहला लाभ जो होता है वो होता है कि साख निर्माण में सहायता, कि यह जो विभेदीकरण है वह साख निर्माण में सहायक होता है कि कस्टमर के माइंड में उसकी एक, या मार्केट में उसकी एक साख, उसकी एक वैल्यू बन जाती है कि लोग सोचते हैं कि भैया ये दूसरे से अलग है, इसका उत्पाद अच्छा है। जब उसकी साख बन जाएगी तो दूसरा लाभ इसी से कोरिलेटेड है कि वह अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायक हो जाएगा, क्योंकि उसकी साख बन गई है तो वह अधिक मूल्य प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार रियल एस्टेट कंपनियों में आप लोगों ने देखा होगा DLF है, अंसल है। तो DLF बताती है कि वह एशिया की नंबर 1 कंपनियों में है या भारत की नंबर 1 कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो वह अलग करने का प्रयास करती है और इसी बेस पर वह अधिक मूल्य प्राप्त करने में सहायता भी उसको मिल जाती है। फिर गैर कीमत प्रतियोगिता करने में ये सहायता होती है कि जब मेरा उत्पादक कहता है कि जब मेरा उत्पाद अलग है तो कीमत की कोई प्रतियोगिता है ही नहीं, तो मैं कीमत पर प्रतियोगिता ना कर दूसरे आधारों पर प्रतियोगिता करूँगा। फिर ब्रांड निष्ठा उत्पन्न करेगा। यह एक ग्राहक को ब्रांड के प्रति निष्ठावान होने में सहायता करता है कि वह दूसरों की अपेक्षा इसी उत्पादक के उत्पाद को चुने। 5वां जो डिफरेंस है वह क्रेता के मस्तिष्क में एक अलग प्रत्यक्षीकरण अर्थात अलग परसेप्शन डेवलप करने में मदद करता है। परसेप्शन जब उसके मन में डेवलप हो जाएगा कि यह उत्पाद अच्छा है तो वह प्रत्येक अवसर पर उसी उत्पाद को खरीदने का प्रयास करेगा, वह उसी के लिए लालायित रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि जब लाभ हैं तो कुछ हानियां भी अवश्य होंगी। तो अब हम लोग हानियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पहली इसकी हानि है कि यह लागतों में वृद्धि कर देता है, यह लागतें बढ़ा देता है। जब लागतों में वृद्धि होगी तो मूल्यों में भी वृद्धि हो जाएगी। तो पहली इसकी हानि है कि यह लागत वृद्धि में कारण बनता है। फिर उत्पादक पर अतिरिक्त दबाव बनाता है कि उसको लाभ हो। एक मानसिक दबाव की स्थापना यह करता है मस्तिष्क में उत्पादक के कि उसको लाभ होना चाहिए। परंतु तीसरा जो हानि है वह यह है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गारंटी नहीं लेता है, जिम्मेदारी नहीं लेता है कि यह आगम की वृद्धि कर देगा। आगम में वृद्धि की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि आगम, अगर आपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएट कर दिया है तो आगम आपका बढ़ ही जाएगा। थैंक यू सो मच।